स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, उसकी क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं। उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में किन किन इंफॉर्मेशंस के हसूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम चार मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। नंबर एक तो ये है कि हम इसकी मदद से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिएक्शन एक स्पेसिफिक टाइम पर आगे जो प्रोसीड करना है उसने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, या वो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की इंफॉर्मेशंस हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मिल सकती हैं। सेकंड, हमें रिएक्शन की एक्सटेंट का अंदाज़ा हो सकता है कि दो रिएक्टेंट्स जो हमने लिए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें बताएगी कि उनके दरमियान रिएक्शन होगा, और अगर होगा तो ये रिएक्टेंट कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे भी सही या नहीं होंगे, यानी रिएक्टेंट ही बचे रहेंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेगी, या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगी और रिएक्टेंट तकरीबन सारे के सारे कंज्यूम हो जाएंगे, या फिर ये है कि दोनों किस्म की चीज़ें इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर मुनासिब मिकदार में मौजूद होंगी। इस चीज़ का अंदाज़ा हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हो सकता है। तीसरी चीज़ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पता चलती है कि इसकी मदद से हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम डिटेल में देखेंगे कि ये कंसंट्रेशंस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो हम इसकी एप्लीकेशन में ये चीज़ भी रखते हैं कि अगर हमें किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दी गई है और हमें पता है कि रिएक्टेंट की कितनी कितनी कंसंट्रेशंस हमने रिएक्शन के लिए ली हैं, तो वहाँ से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पर जब रिएक्शन पहुँचेगा तो डिफरेंट सब्सटेंसेस यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं उनकी कितनी कितनी कंसंट्रेशंस उस मिक्सचर में मौजूद होंगी। और लास्ट कि इसकी मदद से हमें इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑन कंडीशंस का पता चल सकता है कि अगर हम कंडीशंस को चेंज करें, रिएक्शन के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की कंडीशंस अप्लाई की हुई होती हैं, जैसे कंसंट्रेशन की कंडीशन है, प्रेशर की कंडीशन है, वॉल्यूम की कंडीशन है, टेम्परेचर की कंडीशन है। तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस को अगर चेंज करें, एक रिएक्शन के जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है उसके ऊपर हम कंडीशंस को, किसी एक कंडीशंस को या एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेंज करें तो फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसका अंदाज़ा भी हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हो सकता है। तो लेट्स सी कि हम सबसे पहली एप्लीकेशन यानी प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन वो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है। तो इसके लिए एक रिएक्शन अब हम अपने सामने जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और सी और डी दो प्रोडक्ट्स हैं, और उनके नंबर ऑफ मोल्स ए बी सी एंड डी ये रिस्पेक्टिवली तमाम सब्सटेंसेस के नंबर ऑफ मोल्स हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखे गए हैं। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, ये वैसे ही लिखा जाएगा जैसे हमने पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। उस वक्त हमारे सामने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आया था, तो हम उसी इक्वेशन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। वो हमने वहाँ पर फाइंड आउट किया था और वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि के सी विल बी इक्वल टू सी रेज टू द पावर सी इंटू डी रेज टू द पावर डी ओवर ए रेज टू द पावर ए इंटू बी रेज टू द पावर बी। यानी हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि के सी इज इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अब इसमें से ये जो रेशो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल तब होगी जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका होगा। इसका मतलब है जब रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा उस वक्त के सी की वैल्यू
इन कंसंट्रेशंस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर होगी। लेकिन अगर हम किसी दूसरे टाइम पर जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है उस वक्त इस रेशो को मालूम करें तो हम कहेंगे कि ये कोशेंट है रिएक्शन का। वो किसी भी टाइम पर जो इन क्वांटिटीज़ की रेशो होगी उसको हम रिएक्शन का कोशेंट कहेंगे। तो अगर हम कोई भी टाइम लें और उस पर ये कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर लें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की और उनको इस कैलकुलेशन में से गुजारें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो कहलाएगा रिएक्शन कोशेंट। अब रिएक्शन कोशेंट जब हम किसी भी रिएक्शन का फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू का भी पता है जो हमने फाइंड आउट नहीं की ऑलरेडी, हमें मतलब उस रिएक्शन के लिए लिटरेचर से मिल गई या पहले से कैलकुलेट करके बताई गई है, तो वो चीज़ हमारे पास मौजूद है और रिएक्शन कोशेंट मौजूद है, तो हम इसको इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। तो अगर हम QC को यानी रिएक्शन कोशेंट को KC के साथ कंपेयर करें तो हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। नंबर 1, QC यानी ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी हो। उस सूरत में क्या मतलब हुआ, जब QC की वैल्यू लार्ज है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रेटर हैं और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉलर हैं। तो मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट की अमाउंट उस वैल्यू से ज़्यादा है जो यहाँ पर है और रिएक्टेंट की अमाउंट उस वैल्यू से कम है जो यहाँ पर है। तो अगर रिएक्शन को कंप्लीट होना है, रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर पहुँचना है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की अमाउंट में अब डिक्रीज़ आएगी और रिएक्टेंट की अमाउंट में इंक्रीज़ आएगी ताकि ये वैल्यू इसके बराबर हो सके। तो इस सूरत में जब ये रेशो या रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज़्यादा हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगी उस वक्त तक जब तक के रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए दोबारा से। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर इस कोशेंट की वैल्यू इससे कम है यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, इसका फिर क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ पर जो इक्विलिब्रियम पर वैल्यूज़ हैं उससे कम है और यहाँ पर रिएक्टेंट की वैल्यूज़ इस वैल्यू से जो कि इक्विलिब्रियम पर वैल्यूज़ हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है अब अगर रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर पहुंचना है, इस स्टेज पर पहुंचना है तो इनको इसमें कन्वर्ट होना होगा, यानी रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना होगा प्रोडक्ट में, तो जब तक कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो इसका मतलब है इस स्टेज पर जब QC की वैल्यू KC के मुकाबले में कम हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि ये रिएक्शन कोशेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब है अब रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, बल्कि रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है और रिएक्शन ख़त्म हो चुका है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाता है तो वो स्टॉप कर जाता है, यानी उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में मज़ीद चेंज आना बंद हो जाती है। तो जब रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका होगा और उसका मतलब है कि अब रिएक्शन स्टॉप कर गया है। ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि सेकंड एप्लीकेशन, इससे पहले कि हम सेकंड एप्लीकेशन देखें, अब देखें कि एक असाइनमेंट है जो आपको दी गई है, अपने इसमें से रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। इसमें जो डाटा दिया गया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता दी गई है और एक रिएक्शन बताया गया है जिसमें 2A इज़ कन्वर्टेड इनटू B + C, 2 प्रोडक्ट्स हैं। तो किसी भी दूसरे टाइम पे एट एनी टाइम जो कंसंट्रेशन बताई गई हैं रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की या रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले सब्सटेंसेस की, वो ये बताई गई हैं। याद रखें, अब ये जो कंसंट्रेशंस हैं इन सब्सटेंसेस की, इसको आप पुट करेंगे पहले QC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और उसके बाद QC की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ, और उसके बाद जो भी पॉसिबिलिटी आए
हम देखेंगे कि QC की वैल्यू इससे लार्जर है, इससे कम आ रही है या इसके बराबर आ रही है, उसी की बिना पर हम रिएक्शन का तयन करेंगे कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, जैसे कि आपको पहले बताया गया। तो ये काम अब आपने करना है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की प्रिडिक्शन कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली तो ये कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन के लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो। कितनी बड़ी वैल्यू हो, इसके लिए लिमिट मुकर्रर की गई है 10⁻³ की, यानी 10⁻³ से भी ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको लार्ज वैल्यू समझा जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए। अब अगर इतनी ज़्यादा वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो इसका क्या मतलब हुआ कि रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। कब? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो तभी आएगी जब हमें इक्विलिब्रियम स्टेज पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस का पता होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर लार्ज आ रही है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस रिएक्टेंट के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए रिलेशनशिप ये लिखते हैं और इसमें न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स हैं। तो जब ये वैल्यू ओवरऑल इसका रिज़ल्ट लार्ज आ रहा है इक्विलिब्रियम स्टेज पर, तो इसका मतलब है ये वैल्यू बहुत लार्ज होगी और ये वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो हम इससे यही नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत लार्ज हो तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा होगी। तो इससे फिर क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स बहुत ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स बहुत स्मॉल हैं, बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया तो रिएक्टेंट्स जो हमने इनिशियली रिएक्ट करने के लिए लिए थे वो बहुत कम बच गए और प्रोडक्ट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बन गई। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन तकरीबन कंप्लीट हो गया, यानी सारे के सारे रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट लिए गए थे उनकी अब कंसंट्रेशन हमें ना होने के बराबर मिल रही है और उसके मुकाबले में प्रोडक्ट की अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। तो हम इससे यही कंक्लूड करते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स एंड रिएक्शन इज़ कंप्लीट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब है कि रिएक्शन अच्छा प्रोसीड कर रहा है, यानी रिएक्शन का मतलब यही होता है कि हम रिएक्टेंट को कंज्यूम करें और प्रोडक्ट बनाएं। तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लार्ज आ रही हो उसमें हमें अबव डिस्कशन, इस डिस्कशन से यही पता चलता है कि ये रिएक्शन अच्छे तरीके से प्रोसीड कर गया है, इसमें रिएक्टेंट्स अच्छी अमाउंट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरा केस क्या है कि इसके उलट, कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल हो और यहाँ पर स्मॉल होने के लिए एक्सटेंट लिमिट मुकर्रर की गई है 10⁻³ की, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से कम हो, उस सूरत में इसके उलट हो जाएगा कि अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट की अमाउंट्स, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा तो रिएक्टेंट की अमाउंट्स काफ़ी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत स्मॉल है। यही वजह है कि ये रेशो जिसमें प्रोडक्ट न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यूज़ डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ लार्ज होंगी और न्यूमरेटर की वैल्यूज़ स्मॉल होंगी, तो ओवरऑल रिज़ल्ट स्मॉल ही आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, जब इक्विलिब्रियम मिक्सचर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचा तो रिएक्टेंट्स की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा अनरिएक्टेड फॉर्म में बच गई है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट बहुत कम बन सकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है और प्रोडक्ट की बहुत कम अमाउंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारा इससे हमारा हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि रिएक्टेंट बहुत कम हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी ये रिएक्शन उन प्रोडक्ट के बनाने के लिए अच्छा नहीं समझा जाएगा। ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा तो हम उसको रिएक्शन को अडॉप्ट नहीं करेंगे,
जब हमने वो प्रोडक्ट बनानी होगी। तो इसका मतलब है कोई और रिएक्शन ट्राई करना पड़ेगा जो स्पेसिफिक रिएक्शन हम प्रोसीड कर रहे हैं उसमें, जिसमें Kc की वैल्यू स्मॉल आ रही है, उस रिएक्शन को वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, उस रिएक्शन की प्रोडक्ट बनाने के लिए अच्छा नहीं समझा जाएगा। और हम कहेंगे कि रिएक्टेंट्स रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई ख़ास किसी ख़ास हद तक प्रोसीड नहीं कर रहा, रीज़नेबल हद तक प्रोसीड नहीं कर रहा। ये तो हो गई दो कंडीशंस, दो केसेस हो गए। अब देखें, हमने लार्ज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की लार्ज वैल्यू के लिए लिमिट मुकर्रर की है 10⁻³ की, और स्मॉल वैल्यू के लिए लिमिट मुकर्रर की है 10⁻³ की। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस और इस वैल्यू के दरमियान हो तो फिर तीसरा केस आएगा हमारे सामने, और वो है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मॉडरेट है। इसका क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻³ से ग्रेटर है और 10⁻³ से कम है, यानी इन दोनों वैल्यूज़ के बीच की वैल्यू है। इसका मतलब है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर अब रिएक्टेंट की भी रीज़नेबल अमाउंट्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स की भी रीज़नेबल अमाउंट्स मौजूद है। ऐसा रिएक्शन ये समझा जाएगा कि जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा उसमें ना तो रिएक्टेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ना रिएक्टेंट सारे के सारे बचे हुए होंगे, बल्कि उनमें से रीज़नेबल अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी होगी। और इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर हमें प्रोडक्ट्स भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में मिल जाएंगी और रिएक्टेंट्स की भी रीज़नेबल क्वांटिटीज़ अभी उस रिएक्शन के अंदर मौजूद होंगी। सो हमारा कंक्लूजन होगा इस केस में कि ड्यूरिंग रिएक्शन रीजनेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, बट कंसिडरेबल अमाउंट इज़ स्टिल लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी एक ख़ास एक काबिल ज़िक्र अमाउंट तो कन्वर्ट हो जाएगी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में, लेकिन अभी भी जो रिएक्टेंट की अमाउंट बची हुई होगी उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, वो अच्छी खासी अमाउंट फिर भी मौजूद होगी। तो ये था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन फॉर द प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन जो हमने हेडलाइन में देखी, मेन एप्लीकेशंस की लिस्ट में देखी, वो था कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का हमें पता है और हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस पता है रिएक्टेंट्स की। हमें नहीं पता कि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा उस वक्त, जब वो प्रोसीड करने के बाद कंप्लीट होगा उस वक्त उसमें कितनी अमाउंट्स रिएक्टेंट की बची हुई होंगी और कितनी अमाउंट्स प्रोडक्ट्स की बन जाएंगी। तो अगर हमें रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन मालूम हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हो तो हम इक्विलिब्रियम स्टेज पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एक कुछ डाटा मौजूद है किसी रिएक्शन का, जिसमें एक रिएक्शन है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो कि कन्वर्ट हो रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में। और इसमें जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है PaCl5, उसके इनिशियली 3 मोल्स लिए गए हैं, 3 मोल्स 1 लीटर में, तो ये बन जाएगी 3 मोलर इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। और इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताई गई है 1.8। सो इस वैल्यू को यूज़ करना है और इन नंबर ऑफ मोल्स को यूज़ करना है, और हमने ये देखना है कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा उस वक्त इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कितनी कंसंट्रेशंस मौजूद होंगी। इसके लिए हम मुख्तलिफ स्टेप्स प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने उस रिएक्शन का जिसमें ये कन्वर्शन हो रही है उसकी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। तो ये चूँकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो हम इसके लिए इसको इक्वेशन की शक्ल में लिख लेंगे। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज़ कन्वर्टेड इनटू फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन, ये उसका रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम और इसमें हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में तमाम सब्सटेंसेस की अमाउंट्स इक्वल है, इसलिए ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। यानी 1 मोल ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज़ कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो इसमें देखें क्लोरीन के भी 5 एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी 5 एटम्स हैं, और फास्फोरस का 1 एटम है रिएक्टेंट साइड पे,
प्रोडक्ट साइड के पे भी एक एटम है, तो ये इक्वेशन बैलेंस है। तो हमें कोई भी रिएक्शन होगा उसमें जो कन्वर्शन हो रही है उसको एक केमिकल इक्वेशन की शक्ल में लिखना है और उसके बाद उस इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है उस रिएक्शन की जिसके लिए हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तमाम सब्सटेंसेस की। सेकंड, जो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशंस हैं जो यहाँ पर 3 मोल्स बताई गई हैं, अब हमने वो उसके साथ लिख लेनी है इस रिएक्शन के साथ। तो हमने रिएक्शन लिखा है ये वाला, और अब हम इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन लिख रहे हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की। तो इनिशियल कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट की होंगी क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है, इस वक्त प्रोडक्ट तो अभी बनी ही नहीं, तो हम इनिशियल कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स की, अगर यहाँ पर एक रिएक्टेंट है तो हम इसकी लिख लेंगे, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होते और उनकी इक्वल कंसंट्रेशन होती तो वो सब की सब यहाँ पर इक्वल वैल्यूज़ के साथ मेंशन कर देते, और अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की तो वो यहाँ पर मेंशन कर दी जाती हैं। तो हमें इनिशियल कंसंट्रेशंस सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट के साथ लिख देनी होती हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया हमने। जाना कहाँ है, हमने कैलकुलेट करनी है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो अब हमने 2 स्टेप्स देख लिए कि कैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करेंगे। पहले सबसे हमने रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने इसमें इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशंस मेंशन कर दी रिएक्टेंट्स की। थर्ड स्टेप में अब देखिए हमने ये एज्यूम करना है, ये एक फर्जी बात होगी कि हम फर्ज कर लेते हैं कि रिएक्टेंट में से एक्स मोल कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, या एक्स मोल प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स के चेंज हो रहे हैं, ये हमने एक फ़र्ज़ी वैल्यू ले ली। तो फ़र्ज़ी वैल्यू के साथ ही हम आगे चलेंगे। तो हमने एक अमाउंट फ़िक्स कर ली कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा तो उस वक्त उस रिएक्टेंट के एक्स मोल प्रोडक्ट में चले गए। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए अब हम उसकी इक्विलिब्रियम अमाउंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे कि अभी हमने मेंशन किया, सबसे पहले हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर हमने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिख दी। अब हम फर्ज कर रहे हैं कि रिएक्टेंट के एक्स मोल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो इसमें से एक्स माइनस हो जाएंगे और इनमें एक्स ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने हैं रिएक्शन के दौरान और ये सब्सटेंस कंज्यूम होने हैं। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो जब एक्स अमाउंट चेंज हो रही है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में, तो इसके अगर एक्स कंज्यूम होंगे तो इनके एक्स और इसके एक्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस कितनी आएंगी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की, वो हमारे पास ये कंसंट्रेशंस आ जाएंगी, 3 माइनस एक्स और ये एक्स और ये एक्स। ये 3 माइनस एक्स कैसे हुआ, इस 3 में से ये एक्स माइनस कर दिए जो प्रोडक्ट में चले गए, और इधर हमने 0 में एक्स ऐड कर दिया, जितने ये अमाउंट बनी है इधर भी 0 में एक्स ऐड कर दिया, तो ये टोटल एक्स अमाउंट हो गई। तो ये बन गई अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस। अब हमें पता है कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है। तो इसमें हम जिस तरह हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन ए बी के लिए लिखा था वैसे ही हम अब लिखेंगे कि Kc की वैल्यू इक्वल होगी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशंस। तो हम इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें याद रखें कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन की गई हैं मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स को या मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, तो ये असल में उनकी कंसंट्रेशंस हैं जो कि इक्विलिब्रियम स्टेज पर हमने हासिल की हैं। तो ये समझ लें कि PCl3 की ये वाली कंसंट्रेशन है, इसी तरह क्लोरीन की ये वाली कंसंट्रेशन है, और इसी तरह PCl5 की ये वाली कंसंट्रेशन है। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करके आगे अपनी कैलकुलेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस हैं, सब्स्टिट्यूट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये वाली इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सब्स्टिट्यूट कर देनी है इन तमाम सब्सटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर x आया, यहाँ पर भी x आया, और ये x मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 3 माइनस एक्स जो कि ये वाली कंसंट्रेशन है डिनोमिनेटर में आएगी,
तो ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स इक्वल टू के सी। अब अगर क्वेश्चन को देखें तो वहाँ पर हमें के सी की वैल्यू बता दी गई थी। तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे कि के सी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके, ये देखें राइट हैंड साइड वही है जो अभी हमने इसके एक्सप्रेशन में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पुट करके हासिल की, और ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। और यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को, इस डाटा को यूज़ करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ की है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की दो वैल्यूज़ आती हैं। एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.59, और एक x की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगी। तो नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि x की वैल्यू माइनस में जा रही है, जबकि x की वैल्यू माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि x क्या है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अमाउंट तो कुछ ना कुछ प्लस वैल्यू ही होगी, इसलिए हम इसमें से दो वैल्यूज़ में से नेगेटिव साइन वाली वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, और इस वैल्यू को फर्दर यूज़ करेंगे। और ये लास्ट स्टेप क्या होगा, अब हम x को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस जो हमने x की टर्म में इक्वेशन में लिखी थी, वो हमने PCl3 और Cl2 यानी दोनों प्रोडक्ट्स के लिए x लिखी थी, और x की वैल्यू हमारे पास 1.59 आ रही है। इसका मतलब इन दोनों सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर 1.59 मोलर होगी, जबकि रिएक्टेंट के लिए हमने जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखी थी वो 3 माइनस एक्स लिखी थी। जहाँ से x की वैल्यू हमें मिल चुकी है, तो 3 माइनस 1.59 इसमें पुट करेंगे और ये वैल्यू 1.41 आ जाएगी।